हेलो एवरीवन स्टूडेंट, मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी। दोस्त लेकर आए हैं इसके बाद फिफ्थ सीरीज़, और फिफ्थ सीरीज़ को हम लेकर इसलिए आए हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल ब्रांच के पूछे जाते हैं। क्योंकि जितने भी मैंने एग्ज़ाम से एनालिसिस किया है, मैंने भी बहुत कुछ एग्ज़ाम मैंने भी दिया है, और वहाँ से मैंने एनालिसिस किया कि यहाँ से क्वेश्चन, इस यूनिट से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। और बेसिक क्वेश्चन जो है, बेसिक क्वेश्चन का हम यदि बात करें तो बेसिक क्वेश्चन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। कल हमने क्वेश्चन करवाए थे आपको कि क्वेश्चन नंबर 80 था कि स्थैतिक बिजली के अध्ययन के अनुसार एक चार्ज किए हुए क्षेत्र का संभावित वोल्टेज कितना होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत इजी है, और इस इजी क्वेश्चन को यदि समझने के लिए यदि हम ओम्स लॉ लगाएं तो क्या होता है, V प्रोपोर्शनल टू I होता है दोस्तों। अब यदि हम कैलकुलेशन करें, अब यहाँ पर तो स्थैतिक बिजली के अध्ययन के अनुसार एक चार्ज किए हुए क्षेत्र का जो संभावित वोल्टेज होता है वो अवलोकन बिंदु से r दूरी के साथ व्युत्क्रमानुपाती से बदलता है, मतलब उसके इन्वर्स हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा दोस्तों। अब इसमें यदि हम इसका कैलकुलेशन करें, बेसिक कॉन्सेप्ट देखें तो ये हो जाएगा 1/r हो जाएगा, क्योंकि ये इसके अपोजिट में होता है, ये नियम है इसका। तो अब इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना होगा। जब भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाएगी मेरे डियर स्टूडेंट, तो आपको क्या करना है, किसी भी चार्ज में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, उसमें वोल्टेज की बात की जाए, तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि ये अवलोकन बिंदु से, मतलब कि जहाँ पर एकांक बिंदु भी कह सकते हैं आप इसको, एकांक बिंदु से भी कह सकते हैं आप इसको, तो अवलोकन बिंदु या एकांक बिंदु से r दूरी के साथ व्युत्क्रमानुपाती, जिसे आप उल्टा कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती, से बदलता रहता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए थ्योरी की जो वीडियोस है, थ्योरी की वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए हम इसे अब कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि कंप्लीट यदि रिवीजन आपको करना है तो थ्योरी के वीडियोस हमारे चैनल में डले हुए हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। दोस्तों व्यापम सब इंजीनियर का यदि पेपर आप उठाकर देखते हैं, व्यापम सब इंजीनियर का ओल्ड पेपर, तो सब इंजीनियर का ओल्ड पेपर में दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चन डले हुए हैं, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन। और इजी क्वेश्चन को इसके 4 ऑप्शन थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ लिया गया है, जिसके माध्यम से बहुत से डाउटफुल हमें क्वेश्चन लगते हैं। कुछ स्टूडेंट तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम के चक्कर में ही बहुत से क्वेश्चन को रॉन्ग कर देते हैं। तो यदि आपको समझ में ना आए, यदि हिंदी में समझ में नहीं आता क्वेश्चन, तो आप इंग्लिश में उसे पढ़िए और इंग्लिश में उसे कवर कीजिए, इंग्लिश में सॉल्व कीजिए। चलिए हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 81। आज का सेशन यहाँ पर स्टार्ट करेंगे दोस्तों। और करेंट इसमें देखेंगे, एक कंडक्टर से 18 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही है, और ये आधे मिनट के लिए की जा रही है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आधे मिनट की बात की जा रही है। एक मिनट में कितने 60 सेकेंड होते हैं। अब एक मिनट में यदि 60 सेकेंड होते हैं तो यहाँ पर आधे मिनट की बात की जा रही है। क्लियर है दोस्तों, तो आधे मिनट की बात की जा रही है, तो 1/60 इसको इस टाइप से कर देंगे हम। तो आधे मिनट में आप इसको ये मानकर चलिए, इसको 2 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 30 सेकेंड। क्लियर है। अब ये 30 सेकेंड में, मतलब आधे मिनट में 30 सेकेंड के लिए बहती है एक कंडक्टर में 18 एम्पियर की करंट। क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उतने समय में कंडक्टर के भीतर कुल बहा हुआ जो आवेश है, चार्ज, वो कितना होगा। यहाँ पर चार्ज के बारे में पूछा गया है। अब ये जो चार्ज कितना है इसके बारे में हमें पूछना है, मतलब आधे सेकेंड में, या कहना चाहिए 30 सेकेंड में, आधे मिनट मतलब 30 सेकेंड में 18 एम्पियर की धारा हम यदि प्रवाहित करते हैं किसी कंडक्टर में, तो कुल चार्ज कितना होगा। अब दोस्तों आप सभी को पता है कि चार्ज का फार्मूला क्या होता है, Q इज़ इक्वल टू I इंटू, मतलब कि चार्ज इज़ इक्वल टू होता है करेंट इंटू टाइम, करेंट इंटू टाइम। क्लियर है स्टूडेंट। तो चार्ज इज इक्वल टू करेंट इंटू टाइम होता है। इस फार्मूले में हम कैलकुलेशन कर लेंगे। 4 ऑप्शन दिया है हमारे पास, करेंट दिया है 18 एम्पियर, समय दिया 30 सेकेंड। कैलकुलेशन कैसा किए मैंने आपको बता दिया। एक मिनट में कितना होता है 60 सेकेंड, तो आधे मिनट में कितना हो जाएगा, आधे मिनट में हो जाएगा दोस्तों 30 सेकेंड। इस टाइप से कैलकुलेशन करना है, क्योंकि इसकी यूनिट सेकंड में दी हुई है, इसको सेकंड में निकालना होगा। अब चालक का आवेश यदि हम निकालते हैं तो इसका फार्मूला है Q इज इक्वल टू आई टी। इसे कहेंगे, आवेश को Q से शो किया जाता है,
और आई को करंट को आई से और टी समय हो जाएगा इसमें। तो ये चार्ज की इकाई क्या होती है दोस्तों, कूलाम होती है, क्लियर है। करंट की एम्पियर होती है, क्लियर है। और टाइम की सेकंड होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो आवेश हमारे पास दिया है, हम चलो आवेश का मान हमें निकालना है, करंट का मान और टाइम हमारे पास दिया है। तो 18 एम्पियर दिया है और 30 सेकंड दिया है। तो यहाँ पर Q का मान कितना निकल जाएगा, 540 कूलम, क्योंकि 18 तिया 54 होता है और ये 0 × 2 हो जाएगा, मतलब कि कितना हो जाएगा 540 कूलम। इस टाइप से आप कैलकुलेशन करके आप निकाल सकते हैं। तो ये बेसिक इसका जो फार्मूला है Q इज़ इक्वल टू I × T, ये फार्मूला आपको याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन का पैटर्न बहुत अच्छा है और मैं उम्मीद भी करता हूँ दोस्तों सबको समझ में आ भी रहा हूँगा। नए स्टूडेंट घबराए ना, पैटर्न इजी है और समझ में भी आएगा सभी को। जहाँ पर यदि समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को फिर से आप देख सकते हैं और उससे आपको और समझ में आ जाएगा। तो स्किप कर के वीडियो ना देखें, क्योंकि स्किप करके वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जितने भी हमने यहाँ पर पार्ट 1 2 3 4 पार्ट जितने पार्ट हमने यहाँ पर आपके सामने रखा है, इसमें क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक कंडक्टर के प्रतिरोध क्षमता से कंडक्टर के आर पार वोल्टेज ड्रॉप का अनुपात कितना होता है। अब कंडक्टर के आर पार वोल्टेज ड्रॉप मतलब कि एक सिरे से दूसरे सिरे में वोल्टेज, तो सिरा यदि ए है और सिरा बी तक वोल्टेज पहुँचता है तो इन दोनों के बीच का आर पार वोल्टेज ड्रॉप का रेशियो पूछा गया है। तो एक कंडक्टर के प्रतिरोध क्षमता से कंडक्टर के आर पार वोल्टेज ड्रॉप का अनुपात क्या होगा। चलिए सिंपल है, यदि इसके कॉन्सेप्ट को समझें तो कॉन्सेप्ट ये कहता है, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं दोस्तों। चलिए विदाउट कॉन्सेप्ट आपको टेक्निकल जो लैंग्वेज है वो समझ में नहीं आएगा, आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना होगा। क्या होता है, एक कंडक्टर के प्रतिरोध क्षमता से कंडक्टर के आर पार वोल्टेज ड्रॉप का अनुपात करंट कहलाता है। मतलब इस सिरे से दूसरे सिरे तक यदि धारा प्रवाहित होती है तो करंट आई ही प्रवाहित होगी। मतलब यहाँ पर भी करंट का मान उतना ही मिलेगा, यहाँ पर भी उतना ही मिलेगा। तो एक कंडक्टर के प्रतिरोधक क्षमता से कंडक्टर के आर पार वोल्टेज ड्रॉप का अनुपात करंट है। तो लाइन के चालक में करंट प्रवाह का विरोध करने वाले पदार्थ के गुण को क्या कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है, और इसे ही रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये रेजिस्टेंस क्या काम करता है, धारा के मार्ग में रुकावट करता है। मतलब कि करंट के मार्ग में क्या करेगा, रुकावट पैदा करेगा, और ये जो रुकावट का काम है ये रेजिस्टेंस का काम होता है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि आर पार वोल्टेज ड्रॉप यदि हमें निकालना है तो इसके लिए बेसिक फार्मूला क्या होता है, R इज़ इक्वल टू ρl/A, ये फार्मूला है। और इस फार्मूले पर बेस्ड होकर हम इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। तो एक कंडक्टर के प्रतिरोधक क्षमता से कंडक्टर के आर पार वोल्टेज ड्रॉप का जो रेशियो होता है वो करंट कहलाता है दोस्तों। ठीक है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट, वो भी करंट कहलाता है। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह करंट कहलाता है। अब इसमें टोटल यदि प्रतिरोध निकालना है तो हमें यदि ρl का मान पता है, ये रो है, ठीक है, मतलब कंडक्टर की जो मटेरियल की उसकी रेजिस्टिविटी है, और ये L मतलब कंडक्टर की लेंथ, और A मतलब हो जाएगा एरिया, ओम। तो इस तरीके से आप इसका फार्मूले में वैल्यू को रख के आप मान निकाल सकते हैं। चलिए ये हो गया क्वेश्चन का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओम का नियम किस पर लागू होता है। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ओम का नियम किस पर लागू होता है, क्योंकि 4 ऑप्शन में यदि आप देखेंगे तो ओम का नियम किस पर लागू होगा किस पर नहीं होगा, ये जो है कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चन है, आपको कॉन्सेप्ट इसका समझना होगा। तो ओम का जो नियम है किस पर लागू होता है ये पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है कंडक्टर में, सेकंड दिया है थर्मिस्टर, थर्ड दिया एलॉय, फोर्थ दिया डायोड। चलिए कंडक्टर क्या होता है, जिसकी चालकता होती है, जिसमें करंट फ्लो होती है, वो कंडक्टर कहलाता है। क्लियर है, मतलब कंडक्टर मतलब होता है चालक। सेकंड है थर्मिस्टर, थर्मिस्टर क्या करता है, टेम्परेचर मेंटेन करता है। ठीक है, तापमान पर डिपेंड करेगा, ये टेम्परेचर के बेस्ड पर है। उसके बाद है एलॉय, एलॉय मतलब मिश्र धातु, इसे क्या कहेंगे, मिश्र धातु। 2 धातुओं को मिलकर बनाया गया तीसरा धातु मिश्र धातु कहलाता है। उसके बाद है डायोड, डायोड क्या काम करता है दोस्तों, ये पीएन जंक्शन से बना हुआ सेमीकंडक्टर डायोड है। पीएन सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनता है डायोड। तो पी और टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल से मिलकर बना हुआ जो उत्पाद होगा
जो डिवाइस होगी वो डायोड, ठीक है, वो डायोड कहलाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ओम का नियम किस पर लागू नहीं होता। तो बेसिक यदि कॉन्सेप्ट देखिए ओम के नियम का, तो यहाँ पर यदि हम इसके वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं तो करंट और वोल्टेज के बीच में जब ग्राफ खींचते हैं तो इसका कर्व कैसा जाता है दोस्तों, इसका कर्व जो जाता है वो स्ट्रेट लाइन जाता है, जिसे आप लीनियर कहते हैं, मतलब कि रेखीय। तो ओम का जो नियम है, ओम का नियम ऐसा है कि ये सिर्फ रेखीय होता है, लीनियर होता है, ठीक है। वोल्टेज यदि बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, मतलब लीनियर, एक समान बढ़ेगा। वोल्टेज उसी रेशो में, करंट उसी रेशो में, दोनों एक समान बढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन, केवल 1, केवल 1 4, केवल 1 2 1 3 4, केवल 1 और 2। तो इसमें अब आपको समझना होगा। चलिए, आपने देखा होगा V प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, I होता है। अब यदि इस प्रोपोर्शनल को हम हटाते हैं तो इसकी जगह क्या लगाना पड़ता है, V इज इक्वल टू I इंटू आर लगाना पड़ता है। मतलब कि ये जो R है ये क्या है, ये R कांस्टेंट है। ये R क्या है दोस्तों, कांस्टेंट है। तो R कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि R जो है वो किसी कंडक्टर का मटेरियल, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब ओम का नियम जो है वो हमेशा सिर्फ कंडक्टर पर लागू होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट, ओनली 1। तो ये इसका ए आंसर हो जाएगा। ओम का जो नियम है ये सिर्फ कंडक्टर पर लागू होता है, डायोड पर नहीं होता डियर स्टूडेंट, एलॉय पर नहीं होता, थर्मिस्टर पर नहीं होता, ओनली फॉर कंडक्टर, मतलब कि चालक पर होता है। तो किसी चालक की यदि भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे, मतलब उसके फिजिकल फेनोमेनन यदि चेंज ना हो, टेम्परेचर, ताप, दाब और आयतन, जो भौतिक अवस्था जो है दोस्तों, इसका मतलब होता है कि चालक जहाँ पर रखा है उसका ताप, उसका दाब और उसका आयतन, ये तीनों चेंज नहीं होना चाहिए। तो जिसकी भौतिक अवस्था, ताप, दाब, आयतन में कोई परिवर्तन न रहे और चालक के सिरों पर लगे विभवांतर तथा बहने वाली धारा का अनुपात सदैव स्थिर होता है, इसमें बोला गया है। तो ये ओम का नियम है। ओम के नियम में स्थिर मान में चालक में रेजिस्टेंस, इसमें जो है स्थिर कांस्टेंट जो हो जाता है ये रेजिस्टेंस कहलाता है, और इसमें रेजिस्टेंस जो है कांस्टेंट होता है। क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आया सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले उसके पहले मैं बताना चाहूँगा, ये जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों ये कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं। आप देखेंगे तो जैसे कि ये वाला 84 क्वेश्चन है, ये DMRC 2016 में आया हुआ है। मतलब ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में बार बार रिपीट किए हुए क्वेश्चन है। तो जब जो क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं वही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, और उसी क्वेश्चन को देखना चाहिए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि हमें स्मार्ट स्टडी करना है, हार्ड स्टडी नहीं करना है दोस्तों, हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। द एनर्जी यूज्ड बाय 1.5 किलोवाट हीटर इन 5 मिनट्स इज, मतलब कि 1.5 किलोवाट हीटर द्वारा 5 मिनट में प्रयुक्त ऊर्जा क्या है। तो 5 मिनट में ऊर्जा का मान यहाँ पर आपको शो करना है। 1.5 किलोवाट का हीटर है यहाँ पर दोस्तों, और 1.5 किलोवाट के हीटर को हमें 5 मिनट में उसका यूज़ करना है। तो उसमें ऊर्जा कितनी निकलेगी, ठीक है, उसमें हीट कितनी होगी, ऊर्जा कितनी निकलेगी, ये हमें बताना है। अब ये है दोस्तों न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए हमें फार्मूला पता रहना चाहिए। तो इसमें एनर्जी का फार्मूला होता है E इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी होता है। ये एनर्जी का फार्मूला है, ध्यान दीजिएगा। जो हम एनर्जी निकालते हैं, विद्युत ऊर्जा का मान निकालते हैं, वो इसकी बात की जा रही है। तो इसमें T साथ में ऐड हो जाता है, टाइम। तो यहाँ पर टाइम कितना दिया है, 5 मिनट दिया है। 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, ठीक है। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 60 मिनट में कितना हो जाएगा, 5 मिनट में कितना हो जाएगा, 60 इंटू 5 करेंगे, ठीक है। तो 6 पंचे 30, 300 मिनट हो जाएंगे, 300 सेकेंड हो जाएगा, सॉरी। तो 300 सेकेंड यहाँ पर हम मान रखेंगे दोस्तों। 5 मिनट में यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो 6 पंचे 30, 300 सेकेंड यहाँ पर हो जाएगा। तो इसमें डायरेक्ट 300 सेकेंड रख सकते हैं, या तो फिर 5 गुणित 60 कर सकते हैं। अब चलो इस फार्मूले में इसकी वैल्यू को रखते हैं। तो अब यहाँ वोल्टेज जो है यहाँ पर दिया हुआ है, इसका मान निकाल के देते हैं। तो ये होता है P इज इक्वल टू, ये जो E लिखा है इसमें यही फार्मूला है, P इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी। ये पावर का फार्मूला दोस्तों, ठीक है।
तो इलेक्ट्रिकल पावर जब निकालेंगे तो इसका ये फार्मूला बनता है, या इलेक्ट्रिसिटी जब आप निकालेंगे तो फार्मूला यही बनता है। चलिए अब यदि वैल्यू को हम रखते हैं यहाँ पर तो 1500, देखो 1.5 किलोवाट दिया हुआ है, तो 1.5 किलोवाट दिया, मतलब कि यहाँ पर ये 1500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 1500 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 1000 वाट होता है। क्लियर है? जब 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है तो यहाँ पर 1.5 किलोवाट है, तो 1500 हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आप सभी को? तो 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, तो 1.5 किलोवाट बराबर 1500 वाट हो जाएगा। तो 1500 रखेंगे, गुणित 5 गुणित 60 कर देंगे, तो कैलकुलेशन करेंगे कितना निकल जाएगा? 15 छक्का 90, ठीक है। ये 15 से इसको निकाल लीजिए 300, और ये 300 मतलब यहाँ पर 3 हो जाएगा, इसका हो जाएगा मान 300 गुणित 1500 करेंगे तो 15 तिया 45 हो जाएगा दोस्तों। ये 45 हो गया और यहाँ पर 4 जीरो लग जाएंगे, तो इसमें जो एनर्जी का मान निकलेगा, प्रयुक्त ऊर्जा का मान, वो निकल जाएगा इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, मतलब 1,50,000 जूल। ये इसका मान होगा 1,50,000 जूल। इस टाइप से कैलकुलेशन करना है दोस्तों, बहुत ईजी है, बस आपको फार्मूला पता रहना चाहिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय ओम निम्न के बराबर है। ये थोड़ा सा याद रखने वाला क्वेश्चन है। 1 इंटरनेशनल ओम इज इक्वल टू, क्वेश्चन का पैटर्न बहुत अच्छा है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक अंतर्राष्ट्रीय ओम निम्न के बराबर है, डीएमआर से 2016 में पूछा गया। डियर स्टूडेंट, याद रखना है, जेई का जो एग्ज़ाम होती है, जहाँ पर भी जेई की पोस्ट की वैकेंसी आती है या टेक्नीशियन की पोस्ट आती है, वहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं। इसे याद रखना होगा, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय ओम निम्न के बराबर होता है। यकीनन मानिए इस क्वेश्चन का आंसर बहुत से जो है लोगों, बहुत से स्टूडेंट को पता नहीं होगा। तो एक अंतर्राष्ट्रीय ओम जो है, इसका मान, एक अंतर्राष्ट्रीय ओम 1.00049 ओम के बराबर होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ओम इज इक्वल टू 1.000, 3 जीरो है, उसके बाद 49 ओम, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इज कंट्रीब्यूटेड बाय हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? इट मीन्स विद्युत आवेश के 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉनों का योगदान रहता है? विद्युत आवेश के 1 कूलम में, अब 1 कूलम बराबर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये हमें पता रहना चाहिए। तो 1 कूलम बराबर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 ऑप्शन देखेंगे, इसका जो आंसर है वो मुँह ज़बानी याद होना चाहिए हमें। तो 1 कूलम इज इक्वल टू चार्ज ऑफ 6.28 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये याद रखना होगा। 6.28 गुणित 10 पे 18 इलेक्ट्रॉन। यदि इसे लिखूं 6.28 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ये इसका मान है। तो यहाँ पर 6.25 इंटू 10⁻19 है, यहाँ पर 19 लिखा है, यहाँ पर 18 लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे। तो यदि ये इलेक्ट्रॉन्स पूछा है 6.28 इंटू 10⁻18, अब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यदि इसको कैलकुलेशन, ये देखो यहाँ पर दिया है 6.28 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसमें डाउटफुल है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ये ही इसका मान सही है। आप सुधार लेना दोस्तों इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 87। 12 वोल्ट का विभवांतर, क्वेश्चन नंबर 87 ये क्वेश्चन है 87। 12 वोल्ट का विभवांतर 7.25 ओम के एक प्रतिरोध पर 5 सेकंड के लिए लगाया जाता है। 7.25 ओम के लिए एक प्रतिरोध पर 5 सेकंड के लिए, टी का मान दिया है दोस्तों हमारे पास, आर का मान दिया है, टी का मान दिया है। ठीक है, हमें क्या निकालना है? ये 12 वोल्ट भी दिया है, सप्लाई भी दिया है, हमें क्यू निकालना है, मतलब चार्ज निकालना है। इसमें क्या निकालना है हमें? चार्ज। क्वेश्चन को समझिए, हमें क्या निकालना है? चार्ज, क्यू का मान निकालना है।
12 वोल्ट का विभवांतर 75 ओम के एक प्रतिरोध पर 5 सेकंड के लिए लगाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आंसर कितने कूलाम निकलेगा कैलकुलेशन करते चलिए। सबसे पहले तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर लेते हैं और I इज इक्वल टू क्या होता है V अपान आर लेते हैं। I का मान हमारे पास यहाँ पर दिया है 120, कितना दिया है 120। कैसे मान कर चलेंगे, तो चलिए 120 कैसे आया डियर स्टूडेंट, यहाँ पर 12 वोल्ट दिया हुआ है, यहाँ पर 12 वोल्ट दिया है। ठीक है, ये जो है इसमें मिसप्रिंट हो गया है। यदि अब इसको यहाँ पर देखते हैं तो अब इसको कैलकुलेशन करके इस टाइप से आप बना सकते हैं। यदि मिसप्रिंट है तो आप उसे सुधार लीजिए। वोल्टेज का मान दिया है 12 वोल्ट, चलिए ये 12 वोल्ट हो गया, इसको 120 कर देते हैं। अब ये कैसे होगा, तो आपने देखा होगा यहाँ पर जो करंट का रेजिस्टेंस का मान दिया है वो 7.5 दिया है। अब 7.5 को यदि हम पॉइंट को हटाते हैं तो पॉइंट की जगह 1 लिखते हैं और यहाँ पर 0 लिखते हैं, तो अब ये क्या हो गया 75/10 हो गया। अब यदि इसका कैलकुलेशन करना है तो हमने क्या किया, इसका जो ये 10 है इसको उठा के ऊपर कर दिया। दरअसल ये है इस टाइप का, ये 12 ही है। ठीक है, क्वेश्चन में 12 वोल्ट ही दिया हुआ है, इसमें 12 और इसको 10 को ऊपर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा अपान 75 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, तो ये इस फार्मूले से हम यहाँ पर मान निकाल सकते हैं। तो Q इज इक्वल टू क्या होता है IT होता है। Q का मान चलिए रख देते हैं, ये Q का मान हमारे पास दिया हुआ है, Q का मान रखे हैं यहाँ पर। Q का मान निकालेंगे तो 120 दिया है, 75 कैलकुलेशन करके निकाल लिए। अब हमारे पास ये जो टाइम हमारे पास दी हुई है, टाइम का मान कितना दिया है 5 सेकेंड। चलो 5 सेकेंड निकाल लेते हैं। तो 5 सेकेंड दिया हुआ है, 5 मिनट तो दिया नहीं है, सेकेंड ही दिया है, तो उसको मिनट सेकेंड में दिया है तो कोई टेंशन ही नहीं। यदि मिनट में होता तो सेकेंड में चेंज करना होता, हमें यूनिट चेंज करना होता। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन करने पे हमें ये प्राप्त होता है। ठीक है, ये हो जाएगा 8 कूलाम। कैसे हो जाएगा, Q का मान 8 कूलाम। चलिए इसको थोड़ा सा हम इरेज करते हैं और इरेज करके समझते हैं इसको। चलिए 120 हमारे पास दिया हुआ मान, उसके बाद अपान कितना दिया 75, तो इससे 5 से काट देते हैं, ये 15 5 75 हो जाएगा। और फिर यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं, 15 8 120 होता है, तो कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 कूलाम। तो ये इसका सही आंसर हो गया 8 कूलाम। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। दोस्तों न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको फार्मूला का पता रहना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 88 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 88 है, किसी माध्यम के निरपेक्ष विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या है। मात्रक का निरपेक्ष विद्युतशीलता की इकाई का मात्रक यदि हम यहाँ पर देखें तो इसको एब्सोल्यूट आपने देखा होगा परमिबिलिटी। 4 ऑप्शन दिया है, एसआई यूनिट हमें निकालना है। तो किसी भी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता का एसआई मात्रक हम यहाँ ज्ञात करें तो इसका फार्मूला होता है एप्सिलॉन। देखो निरपेक्ष विद्युतशीलता को हमें लिखा जाता है एप्सिलॉन 0 से, यहाँ पर इस टाइप से लिखा जाता है एप्सिलॉन 0 से निरपेक्ष विद्युतशीलता का। और इसका एसआई मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर, कूलाम का वर्ग अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर आ जाएगा। अब यदि कूलाम का स्क्वायर लिखते हैं तो ये हो जाएगा न्यूटन मतलब कि -1 की पावर हो जाएगी, और मीटर में भी जो हो जाएगी -2 की पावर हो जाएगी। इस टाइप से इसका मान निकलेगा दोस्तों। तो एप्सिलॉन 0 इस प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, फार्मूला चलिए देख लेते हैं। कूलाम का मान निकालेंगे तो यहाँ पर F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 अपान डी स्क्वायर हो जाएगा। तो एप्सिलॉन इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 एफ डी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो एप्सिलॉन 0 का मान हो जाएगा C स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और कैलकुलेशन करेंगे एप्सिलॉन 0 का मान कितना निकलेगा 8.8 इंटू 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर हो जाएगा। क्लियर है, ये इसका आंसर होगा। इस टाइप से कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं आप। इजी है, कोई ज़्यादा टफ वाला क्वेश्चन नहीं है, बट थोड़ा सा उसको समझना होगा क्योंकि फार्मूले याद रखना होगा। विदाउट फार्मूले आप कुछ नहीं कर पाएंगे।
ये टेक्निकल है दोस्तों, टेक्निकल में फार्मूले याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज़ ट्रू, मतलब कि दो आवेशों के मध्य बल के बारे में कौन सा कथन सत्य है। अब दो आवेश हमारे पास दिए हुए हैं, अब दो आवेशों के बीच में जो बल यहाँ पर लगता है उस बल के बारे में यहाँ पर हम कैसे बताएंगे। तो हमें चार ऑप्शन को बड़े सटीक तरीक़ा से पढ़ना होगा। दो आवेश दिए, मतलब कि यहाँ पर आप समझ सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है विजातीय आवेश एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। क्या सही है विजातीय आवेश? यदि एक में Q1 चार्ज है, एक में Q2 चार्ज है, ठीक है, एक में Q2 चार्ज है। अब ये Q1 और Q2 चार्ज जो है ये दोनों आपस में एक दूसरे के सापेक्ष में है, तो क्या नष्ट कर देते हैं, ये पूछा गया है। सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित कर देते हैं, मतलब कि अट्रैक्ट कर लेते हैं। लाइक चार्जेस अट्रैक्ट कैच अदर बोला गया है, मतलब कि एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। ऑप्शन सी दिया है दो विजातीय आवेशों के मध्य कोई बल विद्यमान नहीं होता। तो सजातीय मतलब समान, विजातीय मतलब असमान। यदि ये प्लस है तो ये माइनस होगा, ये माइनस है तो ये प्लस होगा, दोनों प्लस प्लस और दोनों माइनस माइनस नहीं होंगे। ऑप्शन डी दिया है दो सजातीय आवेशों के मध्य एक प्रतिकर्षण बल विद्यमान रहता है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, यदि पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के बीच में पॉजिटिव चार्ज है, Q1 एक हो जाएगा, Q2 हो जाएगा, इन दोनों के बीच में पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर रिपल ही होगा। जैसे आपने देखा होगा मैग्नेट में समान पोल होते हैं उसमें क्या होता है, रिपल होता है। और यहाँ पर निगेटिव भी हो जाते तो भी रिपल होता। अब यहाँ पर देखेंगे आप, दो सजातीय आवेशों के मध्य एक प्रतिकर्षण बल विद्यमान रहता है, तो बिल्कुल सही है। दोनों सजातीय आवेश है तो इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होगा, मतलब रिपल्सन होगा, रिपल होगा, उसमें प्रतिकर्षण होगा। तो दो आवेशों के बीच में भी यही होता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। दो सजातीय आवेशों के मध्य रिपल्सन फोर्स कार्य करता है। अब वो कैसे काम करता है, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, यहाँ पर देखेंगे अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ में हम देखेंगे तो F इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो Q1 और Q2 आवेश है और R आवेशों के बीच की दूरी क्या है, R है। तो ये दोनों आवेशों के बीच में आप ऐसा बना सकते हैं, ये पॉजिटिव है, मतलब कि ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। इन दोनों के बीच में जो आवेश यहाँ पर काम कर रहा है, बल कार्य कर रहा है, देखेंगे तो इनके बीच की जो दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, R का वर्ग हो जाएगी, ठीक है। और इसमें फोर्स F1, इसमें चार्ज Q1 और इसमें चार्ज Q2 अप्लाई हो रहा है। तो F इज़ प्रोपोर्शनल टू, इसमें जो फोर्स लगेगा ये फोर्स इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। यही कूलम्ब का नियम है दोस्तों, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आया सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। निरपेक्ष विद्युतशीलता का मात्रक क्या है, मतलब कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी की बात की जा रही है, परमिटिविटी ध्यान दीजिएगा। एब्सोल्यूट परमिटिविटी मतलब निरपेक्ष विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है, SSC JEE 2016 में पूछा गया है। तो ऑप्शन है 4 जूल कूलाम, न्यूटन मीटर, फैराड पर मीटर, फैराड पर कूलाम। तो निरपेक्ष विद्युतशीलता का जो मात्रक है वो फैराड पर मीटर होता है। मैं सीधे आंसर पर पहुंच रहा हूं दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं सीधे आंसर पे पहुंच रहा हूं, क्योंकि ये याद करने वाले आंसर है। इसमें आप जो कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते, इसे याद करना होगा, क्योंकि ये यूनिट दी हुई है, ये इसकी यूनिट है निरपेक्ष विद्युतशीलता की। तो आपको याद करना होगा, फैराड पर मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज एन राइट आंसर। इसमें जो एप्सिलॉन होता है माध्यम की विद्युतशीलता, तो ये मतलब कि माध्यम होता है, मीडियम, दो आवेशों के बीच में जो माध्यम रखा जाता है ये उसका मान है। तो ये एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन R होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें एप्सिलॉन 0 है एब्सोल्यूट और एक होता है रिलेटिव। तो ये एप्सिलॉन 0 कौन सा है, ये एब्सोल्यूट है, मतलब कि निरपेक्ष विद्युतशीलता है। एब्सोल्यूट
ठीक है। और ये जो है एप्सिलॉन आर ये रिलेटिव वाला है, रिलेटिव, तो ये हो जाएगा रिलेटिव वाला सापेक्ष विद्युतशीलता, और एक हो जाएगा निरपेक्ष विद्युतशीलता। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बट इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 न्यूटन मीटर निम्न के बराबर होता है, तो 1 न्यूटन मीटर किसके बराबर होगा? 4 क्वेश्चन देखेंगे। 1 न्यूटन मीटर, चलिए क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन हमें याद रहना चाहिए एक क्या होता है, न्यूटन मीटर बोला है तो W इज इक्वल टू क्या होता है, F इंटू डी। तो F क्या है, फोर्स। कार्य कब होगा, ये W क्या है, वर्क है। तो वर्क कब होगा, जब आप फोर्स लगाएंगे और वस्तु में डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो जब वस्तु में डिस्प्लेसमेंट होगा तब आपका कार्य होगा। यदि किसी वस्तु को आपने किसी दीवार को ढकेला, डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या, नहीं हुआ, तो कार्य कहलाएगा क्या, नहीं, कोई कार्य नहीं कहलाएगा, उसके स्थान में परिवर्तन होना चाहिए। चलिए, तो 1 न्यूटन मीटर जो होता है, 1 न्यूटन मीटर 1 जूल के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, 1 न्यूटन मीटर इज कॉल्ड 1 जूल, ये इसको आपको याद रखना होगा। और W का जो मात्रक होता है वो देखेंगे, W जो है इज इक्वल टू F का मात्रक और D का मात्रक, इन दोनों का इनटू हो जाता है। तो कैलकुलेशन करेंगे तो फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, और D का मतलब डिस्प्लेसमेंट है तो मीटर में होगा। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर, ठीक। और इसी को 1W इज इक्वल टू 1 जूल हो जाएगा। 1W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 जूल हो जाएगा, क्योंकि न्यूटन मीटर को हम जूल ही कहते हैं। तो ये दोनों इसकी यूनिट है, और दोनों की यूनिट आपको पता रहना चाहिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये भी क्वेश्चन इजी है, मतलब पैटर्न जो है बहुत अच्छा है दोस्तों। और व्यापम की एग्ज़ाम या ITA TU की एग्ज़ाम है, मतलब MP की जितनी भी एग्ज़ाम है उसमें आपको इसका पैटर्न सेम मिलेगा, एज अ सेम मिलेगा। इसमें कुछ ऐसी क्वेश्चन वहाँ पर किए जाते हैं, और बहुत कम समय होता है, और हमें 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के चक्कर में बहुत इधर वाले छोड़ देते हैं, पार्ट A वाले, वैसा नहीं करना है हमें। तो हमें अब टेक्निकल यदि हमें स्टडी करना है तो हमें सबसे पहले यूनिट्स याद करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस आर, तो कोई विद्युत क्षेत्र रेखा और समविभव सतह रहते हैं। कोई विद्युत क्षेत्र रेखा और समविभव सतह रहते हैं, क्या रहते हैं? ऑप्शन A हमेशा समांतर, ऑप्शन B हमेशा 90 डिग्री पर, ऑप्शन C है किसी भी कोण पर झुके होते हैं, और ऑप्शन D A एवं C दोनों। तो यहाँ पर देखेंगे तो कोई विद्युत क्षेत्र रेखा समविभव सतह पर रहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो देखो, यहाँ पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, जो पॉजिटिव 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 दिया हुआ है, इसको इस तरीके से हमने यहाँ पर बनाया है। ये विद्युत क्षेत्र हो गया। तो विद्युत क्षेत्र जो है वो रेखा और समविभव सतह हमेशा 90 डिग्री पर होते हैं। यहाँ से आप किधर भी मिलाएंगे तो इन दोनों के बीच में भी क्या मिलेगा आपको, 90 डिग्री मिलेगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में 90 मिलेगा, इन दोनों के बीच में 90 मिलेगा, सब के बीच में 90 मिलेगा दोस्तों। तो 90 डिग्री होना चाहिए। विद्युत क्षेत्र जो है वो रेखा और समविभव के कितने सतह से हमेशा कितने डिग्री पर होगा, 90 डिग्री पर। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन B हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन B क्या दिया हुआ है, ऑलवेज 90 डिग्री, हमेशा 90 डिग्री पर झुके होते हैं। तो विद्युत क्षेत्र जो रेखा है हमेशा 90 समविभव सतह पर होते हैं, तो वो 90 डिग्री पर ही होते हैं। चलिए क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 क्या है, सिरेमिक डाइलेक्ट्रिक पर लगे वोल्टेज द्वारा हवा की तुलना में 100 गुना अधिक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षेत्र में उत्पन्न करता है, तो डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक का मान क्या होगा? अब डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक की बात की जा रही है, और इसमें सिरेमिक डाइलेक्ट्रिक की बात की जा रही है। चलिए क्वेश्चन को समझना बहुत आसान है। यहाँ पर सिरेमिक डाइलेक्ट्रिक की बात की जा रही है, तो सिरेमिक डाइलेक्ट्रिक, चलिए
इसको यदि आंसर देखें, कॉन्सेप्ट को, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझे हम, तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसका ये कहता है, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है दोस्तों। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मान जो है वो 100 होगा। कैसे होगा? क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर। अब ये जो एप्सिलॉन आर को यदि इधर लाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। अब हमारे पास जो इसमें मान जो दिया हुआ है एप्सिलॉन का, ये एप्सिलॉन का मान दिया हुआ है दोस्तों 100 एप्सिलॉन 0, और नीचे दिया है एप्सिलॉन 0, तो एप्सिलॉन 0 से एप्सिलॉन 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, रिलेटिव परमेबिलिटी की बात कर रहे हैं हम, तो ये हमारे पास 100 होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये आंसर आपको समझ में भी आ जाएगा। और ये फार्मूला है दोस्तों, इस फार्मूले को आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए। मैं फिर से कहूँगा, जितने स्टूडेंट यदि आप क्लास देखते हैं तो एक पेन और कॉपी लेकर बैठिए, और इसमें ये जो फार्मूला है इस फार्मूले को आप नोट कीजिए। ऐसा करते करते आप पूरे फार्मूले को नोट कर लेंगे तो ये एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं। विदाउट फार्मूला आप बिना हथियार के जाएंगे पेपर देने तो आपका कुछ नहीं होगा। ठीक है, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, और कंपटीशन के हिसाब से आपको हर चीज़ पता रहना चाहिए, वो भी टेक्निकल में। तो निम्न पदार्थ में से किसका परावैद्युत नियतांक कांस्टेंट सबसे अधिक है? तो परावैद्युत जो नियतांक है, ठीक है, जिसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, परावैद्युत नियतांक किसका अधिक है? 4 ऑप्शन दिया है, सिरेमिक, ऑयल, सीसा, निर्वात। चलिए, तो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अधिक होगा, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका होगा, उसमें से सबसे ज़्यादा ऑयल तो हो नहीं सकता, निर्वात भी नहीं हो सकता, मॉइस्चर रहता है, सीसा और सिरेमिक हो सकता है दोस्तों, ये दोनों तो होंगे नहीं। अब इसमें हम कैलकुलेशन करते हैं, तो सबसे अधिक की बात की जा रही है, तो सीसा भी जो है इसका डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक सिरेमिक से कम होता है, मतलब सिरेमिक का ज़्यादा होगा, तो परावैद्युत नियतांक सबसे अधिक सिरेमिक का होता है, याद रखिएगा। और कितना होता है इसमें, 2.5 से 4.7 तक होता है, यही एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए क्वांटिटी ऑफ, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक खालिस्तान राशि है। क्या आएगा इसमें? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता स्केलर है कि वेक्टर है? तो मैंने आपको बताया था उसका दाल, ये ट्रिक है, MSc से आता है, ये ट्रिक है इसका, उसका दाल MSc से आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अदिश, सदिश, एक और भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, ये होता है सदिश राशि, और ये जो मैंने ट्रिक बताया ये इसका है, अदिश का है, ये अदिश राशि का है ट्रिक। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो जिसमें आ रहा है, देखो ये सदिश। अब सदिश कैसे है? इलेक्ट्रिक फील्ड को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात की जा रही है, ये जो राशि है ये सदिश राशि कहलाती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? एक सदिश राशि है दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र एक ऐसी राशि जिसमें दिशा और जो परिमाण है वो दोनों होते हैं, क्योंकि आपको पता है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो वो क्या है? AC है, अल्टरनेटिंग करंट। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, और विद्युत क्षेत्र एक ऐसी राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, जिससे यह एक सदिश राशि बन जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना होगा दोस्तों, इसके कुछ कुछ जो की पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स को याद रखना बहुत ज़रूरी है। विद्युतीय विस्थापन D के अभिलंब घटक के अनुसार यदि हम देखें तो घटक के किसी भी बंद पृष्ठ के सापेक्ष समाकलन उस बंद पृष्ठ में निहित आवेश के बराबर होती है। यह कथन किस नियम से संबंधित है? अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन को जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। पहला तो फैराडे का नियम है, तो डॉक्टर माइकल फैराडे का नियम ऐसा तो है ही नहीं है, दिया ही नहीं है, क्योंकि फैराडे ने जो नियम दिया दोस्तों
ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम दिया है इन्होंने, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम दिया है डॉक्टर माइकल फैराडे ने। गॉस का जो नियम है ये सरफेस के लिए दिया है, गॉस का जो नियम है ये सरफेस के लिए दिया हुआ है। गॉस सेडल जो गॉसेस लॉ है वो सरफेस के लिए दिया है। लेंज का नियम जो है, लेंज का नियम जिससे उत्पन्न हुआ है उसी का विरोध करता है, मतलब करंट जिससे फ्लो हो रही है उसमें जो ईएमएफ जनरेट हो रही है उसी का विरोध करता है, ये बताया है। यह जिससे उत्पन्न हुई उसी का विरोध करती है लेंज का। किरचॉफ में देखेंगे तो किरचॉफ्स लॉ के नियम के अनुसार क्या होता है, इसमें केसीएल और केवीएल, केसीएल एंड केवीएल ये दोनों को एक्सप्लेन किया गया किरचॉफ में। तो आंसर बिल्कुल सही किसका होगा, क्योंकि यहाँ पर गॉस जो है, गॉसेस लॉ है, ये सरफेस के लिए है, और सरफेस के लिए मतलब कि पृष्ठ के लिए है, इसे ही क्या कहेंगे, ये पृष्ठ के लिए अप्लाई किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गॉसेस लॉ, क्योंकि इसी में विद्युतीय जो विस्थापन है डी के अभिलंब के घटक के किसी बंद वृक्ष के सापेक्ष, बंद पृष्ठ के सापेक्ष अवकलन उस पृष्ठ बिंदु के में निहित होता है और उसके आवेश के बराबर होता है, ऐसा ये जो नियम है ये गॉसेस का नियम कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा, नियम भी पता रहना चाहिए। चलिए, द यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज गिवन बाय, मतलब परावैद्युत सामर्थ्य की इकाई क्या होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन IMP, परावैद्युत सामर्थ्य की इकाई क्या होती है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की इकाई क्या होती है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। JEE 2060 में पूछा गया है, UP JEE में। इसका सही आंसर क्या है, 4 ऑप्शन दिया है, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट स्क्वायर पर मीटर, वोल्ट मीटर पर वोल्ट और मीटर पर वोल्ट स्क्वायर। तो इसका कॉन्सेप्ट यदि हम समझे, अब यूनिट हमें निकालते आना चाहिए। तो किसी पदार्थ का वह गुण जो परावैद्युत भंजकता का विरोध करता है, मतलब जिसमें पंचर हो जाए। परावैद्युत सामर्थ्य का मतलब होता है, ये मानकर चलो जिसमें जो रेजिस्टेंस है वो पंचर हो जाए। तो किसी पदार्थ का वह गुण जो परावैद्युत भंजकता का विरोध करता है उसे परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं हम कि उच्चतम किलो वोल्ट पर mm का बल जिसमें एक माध्यम बिना भंग हुए ठीक रह जाता है, परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। इसे वोल्ट मीटर से व्यक्त किया जाता है, क्योंकि हम वोल्ट और जितनी उसकी लंबाई होगी उसी को शो करते हैं। तो जितना वोल्टेज अप्लाई करेंगे जितनी उसकी लेंथ होगी, तो ये वोल्टेज को शो करेगा और ये लेंथ को शो करेगा। क्लियर है दोस्तों। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट मीटर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फील्ड थ्योरी के रूप में ओम के नियम को प्रदर्शित करता है। तो फील्ड थ्योरी के रूप में यदि ओम के नियम की बात करें तो सभी को पता है ओम का नियम क्या होता है फील्ड थ्योरी के रूप में। तो फील्ड थ्योरी के रूप में एज ए नॉर्मल जो ओम का नियम है V = I/R होता है। ठीक है, अब यहाँ पर फील्ड थ्योरी भी देखेंगे तो ये किसके में होता है, जूल में होता है। ठीक है, तो ये जूल जो है इसको J से शो करेंगे और ये क्या हो जाएगा, सिग्मा E। तो इसको बोलेंगे फील्ड थ्योरी के रूप में ओम का नियम इस टाइप से शो किया जाता है। तो इसमें इसे क्या कहते हैं, एक बिंदु नियम भी कहा जाता है। बिंदु नियम भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखना है सभी को। बिंदु नियम क्या है, तो ये फील्ड थ्योरी के रूप में ओम का नियम ही है जिसे बिंदु नियम भी कहते हैं। तो इसका फार्मूला है J = सिग्मा E। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है नेक्स्ट। किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर विभव का मान होता है, क्या होता है, 0, सतह के आवेश के बराबर, ऑप्शन C होता है, सतह के आवेश से कम, ऑप्शन D, इनमें से कोई नहीं। तो किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर विभव का मान होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन इसका B सही होगा, सरफेस मतलब सतह के आवेश के बराबर होता है। तो किसी खोखले गोले के अंदर का विभव का मान कितना होता है, तो किसी खोखले गोले के अंदर यदि देखा जाए तो विभव का उसके अंदर का जो मान होता है वह आवेश के बराबर होता है। यदि दो बिंदु बहुत छोटी दूरी पर स्थित हो तो तीव्रता E होगा
और किया गया कार्य क्या हो जाएगा, ई डी एल हो जाएगा, और विभवांतर क्या हो जाएगा, डी वी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डी एल हो जाएगा। और ई का मान यदि निकालें तो माइनस डी वी अपॉन डी, मतलब कि इसको डी वी अपॉन डी टी के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है, ऐसा है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों?